अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक PTI को बल्ले का निशान ना देने का फ़ैसला किया था, उसको बहाल किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो इस फ़ैसले के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया था उसको वापस ले लिया गया है। ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो आया है वो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, एक और सिंगल बेंच ने सुनाया। इससे मुतालिक हम अपनी तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे क्योंकि इसके ऊपर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल ख़ुसूसी तौर पर वो ये कहते हैं कि हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं, हमने गौर कर रखा है और मुख्तलिफ ऑप्शंस कानूनी और सियासी दोनों के ऊपर काम किया हुआ है। आने वाले चंद दिनों में ये पता चल जाएगा कि वो हिकमत अमली क्या होगी। बट आज पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी दरख्वास्त में अदालत के सामने रही और उनके वकला अदालत के सामने रहे। चाहे वो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने जो PTI के वकील थे उन्होंने अपना मुद्दा रखने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बार बार उनसे पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अदालत के हुक्म की नाफरमानी की है या माना नहीं है, तो बता दें कि कौन सा ऐसा हुक्म है जिसके ख़िलाफ़ वो गए हैं। अचंभे की बात यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थोड़े से सटपटाए हुए लगे, सही तरह जवाब ना दे सके, काफ़ी तवक्कुफ़ किया और फिर उसके बाद ये वाज़ेह जवाब ना दे सके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह से अदालत का हुक्म नहीं माना। फिर भी वहाँ से जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में जो बेंच था उन्होंने दरख्वास्त गुजार की जो शिकायत थी उसके मुताबिक हुक्म जारी कर दिया IG और जो मुतल्लिका हुकाम थे उनको जवाब तलबी का। इसी तरह जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद का जो केस था उसमें भी PTI का एक मुद्दा है, वो पटिशनर है और वहाँ पर भी उनकी पार्शल दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उससे मुतल्लिक भी रिमार्क्स दिए। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट पूरे के पूरे मामले को डिस्कस करने के लिए आगाज़ यहाँ से करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंतखाबी निशान अब नहीं है उनके पास या उनकी ख्वाहिश का बल्ले का निशान उनके पास नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस है। इस सिलसिले में हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और उमर चीमा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। ज़रा पहले कानूनी नुक्ता क्लियर कर लेते हैं। रीमा, आप हमें बताइएगा, 2-3 एतराज़ात हैं जो उठ रहे हैं जो आज फैसला है उसके ऊपर। क्या एक अदालत का सिंगल बेंच जब फैसला देता है तो उसी अदालत का सिंगल बेंच जो उसके खिलाफ रिट पिटिशन है उसकी दरख्वास्त को एंटरटेन करके उसके ऊपर फैसला दे सकता है? उसका फैसला जो पुराना है वो कलअदम या ख़त्म कर सकता है पार्शली? ये रहनुमाई कीजिएगा पहले और फिर अगला सवाल करते हैं। अलीना, मेरा ख्याल है हमें इन टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो केस है इसमें बहुत से सवालात हैं, ज्यूरिस्डिक्शन के सवालात हैं, इसके अलावा कि क्या बाकी पार्टीज जो हैं उनको भी सिमिलर कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए थी, इस तरह के भी सवालात हैं। लेकिन आई थिंक बुनियादी बात ये है कि जो इलेक्शंस एक्ट है उसमें एक एम्बिग्विटी है। इलेक्शंस एक्ट जो है वो हर पार्टी पे ये लाजिम करता है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, उसकी कुछ कंडीशंस देता है कि वो किस तरह करवाने चाहिए। फिर वो कहता है कि जब इलेक्शंस हो जाएं तो कुछ तफसीलात आप इलेक्शन कमीशन को दें, उसकी बेसिस पे सर्टिफिकेशन होगी और फिर उसकी बेसिस पे आपको इलेक्शन सिंबल अलॉट होगा। अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ये इख्तियार है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो इरेगुलरिटीज है उसको बुनियाद बना के ये कहे कि हम जो सर्टिफिकेशन है वो नहीं देंगे और इलेक्शन सिंबल अलॉट नहीं करेंगे? क्या ये इख्तियार उनके पास है या नहीं है? मेरा ख्याल है इसके लिए हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, इस इब्हाम को क्लियर करने की ज़रूरत है और ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ही होना चाहिए। तो अब PTI बिल्कुल सही कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है और हमें इन सवालात का जवाब जो है वो मिल जाएगा। इसमें जो एक बहुत बड़ा इशू मेरी नज़र में है जिसकी बुनियाद पे मुझे ये लगता था कि पेशावर हाई कोर्ट का पहले इंटरिम ऑर्डर दुरुस्त था, वो ये कि PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टीज आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स का जो है वो एसोसिएशन को प्रोटेक्ट करता है और अगर आप एक सियासी जमात से को इंतखाबी निशान ही नहीं देंगे और वो भी इस वक्त में इतनी अनसर्टेनिटी में वो ऑपरेट करेगी जब इलेक्शन सर पर है, तो उनके लिए बहुत बड़ा धचका है, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो जब तक ये इब्हाम
क्लियर नहीं होता, इंटरिम ऑर्डर मेरी नजर में दुरुस्त था कि आप एक पार्टी को क्यों इस वीक पोजीशन में डालेंगे जब आपके पास यही क्लैरिटी नहीं है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये कर भी सकती है कि नहीं कि इसको बुनियाद बना के उनका इलेक्शन सिंबल उन्हें एलोकेट ना करे। अगेन मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये सिर्फ बल्ले के निशान की बात नहीं है। अगर पीटीआई को बल्ले का निशान जो उन्होंने कहा वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, कोई और निशान इलेक्शन कमीशन खुद से दे देगी, वो एक इलेक्टोरल इलेक्शन सिंबल जो एक पूरी पार्टी को यूनाइटेड करता है, वोटर्स की नजर में उनको समझ आती है कि हम एक पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, उससे महरूम हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी होगा कि रिजर्व सीट्स के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो उनकी अफेक्ट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत एक बुनियादी चीज है सियासी जमातों के लिए जो इलेक्शन सिंबल है, और वो ना मिलना मेरा ख्याल है इसलिए इंटरिम ऑर्डर दुरुस्त था कि जब तक एम्बिग्विटी क्लियर नहीं होती आप पीटीआई को डिसएडवांटेज पे ना रखें। और ये मैं आज का जो फैसला है उसकी बात नहीं मानती कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसएडवांटेज हो रही थी इंटरिम ऑर्डर की वजह से। मुझे तो लगता है इसमें ज्यादा बुनियादी हुकूक जो इफेक्ट हो रहे थे वो पीटीआई के हो रहे थे। तो ये मेरी नजर में सबसे अहम मामला है। हम टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं लेकिन मेरा ख्याल है वो एक तरह से डाइग्रेशन हो जाएगी। और आपने, क्योंकि आपका बुनियादी सवाल है कि पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है, आई थिंक इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जाना उनके पास वाहिद लीगल ऑप्शन है। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑप्शंस बहुत से शोज में वो नहीं। ऑल्सो रीमा, हम लीगल ऑप्शंस की जब बात कर रहे हैं, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन डिविजनल बेंच ने भी तो सुनना है ना, 2 रुकनी बेंच ने अब अगले हफ्ते 9 को, तो उसका क्या, वो कहाँ स्टैंड करता है? अरीना, मेरी नजर में उसके बाद इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पीटीआई के हक में भी फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन के हक में आता है तो फिर पीटीआई जाएगी। तो इवेंचुअली इसका इस डिफिनिटिव आपके पास जो जवाब है वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही आना है। तो आप देख लें, अब आप पहले बट अभी फौरी तौर पर क्या जा सकते हैं, क्योंकि ये बात थोड़ी सी तजाद भी आ रहा था। गौहर खान साहब ने कहा कि वो फौरन जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अली जफर साहब ने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाएंगे, डिविजनल बेंच की ऑप्शन एग्जर्ट करेंगे। अलीना, यूजुअली जो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं उन पे अपील नहीं होती, लेकिन हमने पहले देखा कि पेशावर हाई कोर्ट का जब फैसला आया इंटरिम, तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा था हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और मेरा ख्याल है उन्होंने अपील फाइल कर भी ली थी। तो इस तरह के जो मामलात हैं उसमें आपका जो इस्टेब्लिश्ड रूल्स होते हैं प्रोसीजर के, वो हमेशा फॉलो नहीं होते। तो मुझे नहीं मालूम उनके लिए क्या बेहतर ऑप्शन होगी, लेकिन इवेंचुअली पहले वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, इवेंचुअली इसका हल सुप्रीम कोर्ट ही देगी। मैं उस तरह से नहीं गाइड कर सकती कि बेहतर उनके लिए क्या होगा, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि एक जेन्युइन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी है यहाँ, तो मेरा ख्याल है इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से ही आना चाहिए। लेकिन अलीना, ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है। मैं ये रिपीट करना चाहती हूँ बात कि एक आपका जो इंतखाबी निशान है वो एक पूरे इलेक्शन के अमल का इतना एक बुनियादी हिस्सा है। तो ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है। क्या हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इरेगुलरिटीज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बुनियाद बना के एक पार्टी से इलेक्शन सिंबल ही से महरूम कर दे उन्हें? ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, ये किसी भी सियासी जमात को आगे अफेक्ट कर सकती है। ये एक जमहूरियत की बात है। तो क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है ये एक सवाल है जो पीटीआई को ऑफ कोर्स इस वक्त सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। लेकिन डिलेमा भी बहुत है, ये बहुत बड़ा डिलेमा है जो मैं सलीम साफी साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। साफी साहब, एक तरफ ये कहा जाता है, ये राय सामने आती है कि एक जमात को 2 बार मौके दिए गए, उनसे कहा गया कि दुरुस्त करें अपना रास्ता, लेकिन वो नहीं करती। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी फ्रंट पे भी कर रही है इसको। आपकी क्या राय है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करती है? और जो रीमा इस वक्त कह रही थी कि अगर होलिस्टिकली इसको देखा जाए तो थोड़ी गुंजाइश निकालनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, जब खारिज सियासी बुनियादों पे तज्जिया किया जाता है या अखलाकी बुनियादों पे हम अपनी राय देते हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि यही राय हमारी भी ठहरती है कि किसी सियासी जमात को अदालत के ज़रिए या फिर अस्करी ताकत के ज़रिए मैदान से आउट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये अखलाकी और सियासी बात है। फिर जब आप कानूनी और टेक्निकल हवालों से देखते हैं तो फिर पीटीआई का बच जाना मुश्किल नज़र आता है।
क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन किया उसको किसी भी सूरत इलेक्शन करार नहीं दिया जा सकता, और कानून में किसी पार्टी के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो ज़रूरी करार दिया गया है। तो ये जो लोग कहते हैं कि पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है, वो अखलाकी और सियासी हवालों से देखते हैं, और शायद जो लोग खालिस कानूनी हवालों से देखते हैं या जो पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं, तो वो ये समझती हैं कि नहीं, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। सर, आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ के पास ऐसे क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन तो जिस तरह रीमा ने फरमाया कि वही ऑप्शन है उनके पास कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएं, या फिर शायद पहली फुर्सत में अगर डिवीज़नल बेंच में भी फैसला करे हाई कोर्ट का, तो अल्टीमेटली फिर उसकी मुखालिफ पार्टी को या उसे सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो हतमी फैसला तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। बट सर, सियासी तौर पे भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि अभी आपने हवाला दिया आपकी राय में कानूनी तौर पर फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता उनके पसंद का इंतखाबी निशान, तो फिर क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, देखिए, एक राय ये भी है कि पिछले इलेक्शन में 10-12 पार्टियों का हक छीन कर, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, ANP भी थी, BNP मैंगल भी थी, JUI भी थी, जमात इस्लामी भी थी, इन सब के बाजू मरोड़ कर और इनका हक छीन कर PTI को दिलवाया गया था। इसी तरह अगर उससे पहले पार्टी फंड केस का फैसला होता तो मैं नहीं समझता कि PTI पिछले इलेक्शन में भी या मैदान में होती या वो जीत सकती थी। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अब इंसाफ का तकाजा ये है कि एक मरतबा वो स्कोर सेटल किया जाए और पिछली मरतबा जिन पार्टियों के साथ ज़्यादती हुई थी उनको कुल कहने दिया जाए और PTI के साथ वही सलूक किया जाए जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था, तो तब तराजू के पालड़े बराबर होंगे। बट सर, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम ज़रा वापस आते हैं। और यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि जब आपको पता है कि जैसे आप लोगों ने भी हाईलाइट किया कि एक पार्टी ज़ेर-ए-ताब है या उसको मुश्किलात हैं और इसमें कोई शक नहीं, तो फिर जब इतनी लॉयर्स की बड़ी टीम और आपको पता है कि आपको अपने आप को हर जगह से बचा के चलना है, तो फिर क्या वो जो ख्याल या वो एहतियात पार्टी की तरफ से रखी जानी चाहिए थी वो भी रखी गई, या उसमें भी कहीं ना कहीं कोताही नज़र आ रही है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मनपसंद बल्ले का इंतखाबी निशान, इसके ऊपर जो स्टे ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, वो वापस ले लिया गया है। फिल वक्त तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा और आगे अभी बहुत लंबा वक्त है, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। उमर, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या बेहतर है? देखिए, मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फेस कर रही है ये बाई चॉइस फेस कर रही है। ये नहीं कि कोई चीज़ इन पर मुसल्लत नहीं की गई। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं कि जो उनकी अपनी चॉइस थी। ये जो हम लोग जब हम अखलाकियात की बात करते हैं तो हम में से किसी की उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, यानी कि उनकी अपनी चॉइस थी, वो जिस तरह करना चाहते हैं। जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी वो भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तोड़ी, फिर जब 9 मई वाला वाक़या हुआ वो भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया। जब उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो तब भी जो है उन्होंने उनकी अपनी चॉइस थी, उनको किसी ने नहीं कहा था। अब यह है कि जब हम अखलाकी तौर पर बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि एक आजकल अमेरिका में भी डिबेट चल रही है कि क्या जो एक रूल ऑफ लॉ है यानी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पीपल्स विल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ट्रंप का केस चल रहा है, अगर उसको कानून के लिहाज से देखें तो एक अदालत जो है उसको ऑलरेडी मना कर चुकी है कि वो इंसुरेक्शन के अमल में इन्वॉल्व है, गद्दारी के कामों में इन्वॉल्व है, उस पर हम उसको हम प्राइमरी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दूसरी अदालत है वो समझती है कि ये लोगों का फैसला है। इसी तरह एक और डिबेट चल रही है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं इनका हल क्या है, कि ये एक ओवरऑल एक चैलेंज है, इवन डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। तो मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें वो हल ये दे रहे थे जी कि कोई ना कोई हर पार्टी के अंदर भी कोई गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इस तरह के ट्रबल मेकर ना आए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ जो है विल ऑफ पीपल नहीं है कि लोगों की मर्जी नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो खुद भी कुछ रूल्स को फॉलो करने की बात है। ठीक है, आप अगर उनको फॉलो नहीं करते, आप कहें जी कि फलां के साथ इतने बंदे हैं वो जो जी चाहे कर दे, वो आके कोई इधर जो है डिक्टेटरशिप नाफिज कर दे, जी डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी नहीं है।
अब हम आते हैं इलेक्शन की तरफ। अब ये जो जिस केस की बात हो रही है ये कब से चल रहा है? ये 2021 से चल रहा है। ये उस टाइम पीटीआई अपने जोबन पर थी, ठीक है, जब इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम इनको रिमाइंड कराया कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने हैं, तो उस टाइम तो 1 पेज भी कायम था, ठीक है। उस टाइम ये मसला नहीं था कि जो हम आज बात कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। और इन्होंने कहा जी कि नहीं, हमारा जो इलेक्शन है वो तो 5 साल बाद होता है। उन्होंने कहा कि अपना आइन देखें, वो 4 साल बाद होता है, ठीक है। इन्होंने माना, फिर इन्होंने मजीद एक साल का टाइम लिया। जो 1 साल का टाइम है उसमें बी इलेक्शन नहीं कराए, फिर मजीद टाइम लिया, ठीक है। वो जब टाइम लिया और उसमें जो इलेक्शन कराए उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज किए। वो जो है यानी कि इन्होंने अभी तक के, जब तक इनके ये जनरल इलेक्शन करीब नहीं आ गए, इन्होंने उसकी करेक्शन करने की कोशिश नहीं की। जब आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है, जब आपको यह पता है जी कि राजा रियाज ने आज से साल पहले कहा था कि इनसे बल्ले का निशान चला जाएगा, तो आप अपने इलेक्शन भी ठीक नहीं करा सके। आप जो है यानी कि हर टाइम हाल दो ही आपने ये डाली होती है कि हमारे जो लोग हैं उनको जो वो कागजात नामजदगी लेने नहीं देते या छीन लेते हैं, और आपने अपनी पार्टी के इलेक्शन कराए हैं और उधर आपने अपने लोगों को कागजात नामजदगी नहीं दे रहे कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। आप अपने इलेक्शन पार्टी के इस तरह करा रहे हैं कि जो आप समझ रहे हैं कि जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, आपको उन पर इतराज है और आप कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के इलेक्शन ठीक होने चाहिए। तो आप कौन सी ऐसी हालत जंग में हैं कि जिधर आप समझते हैं आप तहरीक इंसाफ हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो आप ये करते हैं कि हम पर ये लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई की बाय चॉइस है। उन्होंने जो किया है, अगर आपको पता चल रहा है, मुझे भी पता चल रहा है, हर एक को पता चल रहा है कि पीटीआई टारगेट अब हो रही है, ठीक है, लेकिन आप अपने मामले में बिल्कुल एहतियात से काम नहीं लेते। तो आप क्या मैसेज देते हैं? आप क्या ये मैसेज देते हैं कि अगर आपके साथ 4 बंदे हैं तो आपको किसी कानून पे अमल दरामद करने की जरूरत ही नहीं है, और हम जो है यानी कि हमारे साथ चूंकि हम पॉपुलर हैं तो हमें अदालत जो है उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इवन जब इलेक्शन कमीशन ये मामला डिस्कस हो रहा था, यही वाला बात जो कि उन्होंने इनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया है, तो उसमें तमाम जो मेंबरान हैं, जो कमीशन है, यानी कि कमीशन को ओवरऑल इस चीज पे तो कंसेंसस था कि इन्होंने जो कायदो ज़वाबित की पाबंदी नहीं की, इलेक्शन जो है इन्होंने ठीक तरीके से नहीं कराए। उनमें से एक मेंबर की ये राय थी कि इन्होंने इलेक्शन तो ठीक नहीं कराई, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें लचक का मुजाहरा करना चाहिए, जिसका हम भी बात कर रहे हैं कि यार सियासी पार्टी है, अखलाकी लिहाज से जी वो पॉपुलर पार्टी है, ये वो। उसमें जो बाकी जो 4 लोग हैं उनकी ये राय थी कि या तो हम ये कर लेते हैं कि हम इनके इलेक्शन को दुरुस्त करार दे देते हैं। अगर इनके इलेक्शन के बारे में हम ये कहें कि इन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराए, तो फिर हम उनको किस तरह इनके कानून के तहत हम किस तरह उनको एक रिलीफ देंगे, ठीक है। तो मेरे लिए अब ये मामला, एक तो जो उनके मुखालफीन है वो भी डेफिनेटली चाहेंगे कि वो इनको टेक्निकली नॉकआउट करें। तो इसमें जब हम दूसरों की बात कर रहे होते हैं तो हमें पीटीआई को भी ये रिमाइंड कराते हुए, ये रिमाइंड कराना नहीं भूलना चाहिए कि भाई आप कौन से जहाज पे निकले हुए हो कि जिधर आपको ये नहीं पता कि आप अपना काम भी ठीक नहीं कर सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि इमरान खान ने लाहौर में नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा वो आप ले रहे हैं, उस हल्के से भी नहीं ले रहे। ये कोई भी बंदा जो इलेक्शन लड़ता है उसको पता है कि तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा उसी हल्के से होना चाहिए। अगर आपको ये 2 बंदे अपने हल्के से नहीं मिल रहे तो आपको वोट कौन देगा? ये इसका एक कॉमन थीम बनता है। आपने अगर दूसरे हल्के से लिए हैं तो इसका क्या मतलब है? आप ये चाह रहे हैं, आप जानबूझ के चाह रहे हैं कि आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाए, और जब वो मुस्तरद हो रहे होते हैं हम भी डिस्कस कर रहे होते हैं, हम असल में ना ज्यादा कोटा डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा। कि जी वो एक का नहीं हुआ तो दूसरे का क्यों हुआ है? अच्छा, ये वाली बात जो है ना जब चकवाल में हुई, चकवाल में इनके तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। बट आई थिंक इसको केस टू केस नहीं देखा जाना चाहिए उमर, क्योंकि कई जगह पर वाकई में जेन्युइन कंप्लेंट्स भी हैं, नहीं उठाया हुआ था, कई जगह पर वाकई जेन्युइन कंप्लेंट्स भी हैं, और क्यों नॉमिनेशन पेपर्स उनके रिजेक्ट हुए इसकी तो वजह भी नहीं बताई जा रही अभी तक। सो इस तरह की शिकायत भी सामने आ रही है। आई थिंक इसको आगे चलकर जरा केस टू केस देख लेंगे। वजह हमने जानने की कोशिश कब की है, मैं आपको बता रहा हूं ना, चकवाल में इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। ओके। उधर एक जर्नलिस्ट है डान के नबील, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको पूछा कि क्यों मुस्तरद हुए। उन्होंने मुझे हर एक बंदे की डिटेल बताई, मसलन कि परवेज लाई है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए,
उसने कहा जी कि जो मुखालिफ है उसने एतराज किया, बल्कि सबूत दिए कि उन्होंने एक प्लाट और एक शुगर मिल में जो शेयर थे वो डिक्लेयर नहीं किए हुए थे। सही है। अब आ गया इनके एतराज आ गया। अय्याज अमीर साहब थे, अगर आप मुझे इजाजत दें, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ, हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं। आपने बड़े दिलचस्प नुकात उठाए हैं जो इंटर पार्टी इलेक्शन का पूरा फैसला हुआ और उसके बाद, तो मैं चाहती हूँ हम इसको पहले डिस्कस करें, फिर आके सेकंड हाफ में ये वाली जो आपकी कंसर्न्स हैं उसको भी उठाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं आज जो पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया है और जनरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं अब बल्ले का निशान से मुतल्लिक। मज़हर अब्बास साहब, ये जो ऊपर ने बात की है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम जमहूरियत की एक बात करते हैं कि जिसके साथ अवाम की अक्सरियत है, अवाम की राय, बट जमहूरियत के भी कुछ उसूल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार मौके दिए गए बट उसने उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया। जब पहला उसूल तो पहले अप्लाई करें ना। क्या? डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ मेजॉरिटी। और क्या होती है डेमोक्रेसी? इलेक्शन क्या चीज़ होती है? जो इलेक्शन जीतता है उसी को हुकूमत बनाने का हक होता है ना। जो मेजॉरिटी, पॉपुलर लीडर क्या होता है? अब वो कल्ट की वजह से हो, वो अपने प्रोग्राम की वजह से हो, वो किसी और वजह से हो, लेकिन अगर इफ़ ही इज़ पॉपुलर, आप उसके मैंडेट, पॉपुलर मैंडेट को कैसे रूल्ड आउट कर सकते हैं? हाँ, वो कैसे वो गवर्नेंस अच्छी कायम करता है या नहीं कायम करता, अगेन इट्स द पीपल्स विल। लोग अगर उसे पसंद नहीं करेंगे, लोग उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। ये होती है डेमोक्रेसी। उसके अपने पर्सनल कंडक्ट की वजह से, उसकी पार्टी की कंडक्ट की वजह से, उसके हुकूमत की कंडक्ट की वजह से, ये लोगों को फैसला करने दें कि लोग किसको पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं। ये ऊपर से बैठ के जो फैसले होते हैं ना, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी कब शुरू हुई? वो सारे लोग जिनकी बुनियाद पे 2018 में पीटीआई को गवर्नमेंट बना के दी गई थी, और बिल्कुल बना के दी गई थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ले लें, MQM ले लें, जुनूबी पंजाब महाज ले लें, PMLQ ले लें, ये सब उठा के दिए गए थे। वही उठा के वापस PDM को दे दिए गए और इमरान खान को आउट कर दिया गया। ये क्या बाय चॉइस था क्या? ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया था, एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई थी। बाद में जो चीज़ें हुई वो PDM की गलतियां थीं जिससे इमरान खान को फ़ायदा हुआ। अगर वही PDM वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद फ़ौरन इलेक्शन करा देती तो आज नवाज शरीफ साहब ग्राउंड पे उस स्ट्रगल नहीं कर रहे होते जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। चीज़ ये कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। बाकी हम जो टेक्निकल इश्यूज हैं, पार्टी को सिंबल मिलना, PTI की सबसे बड़ी गलती, मैं फिर कहूँगा सबसे बड़ी गलती उनकी पंजाब और KP असेंबलियों को डिसॉल्व करना थी। उसकी वजह से वो क्राइसिस स्मूथ सेलिंग थी। चौधरी परवेज़ राय उनको समझाते रहे, उनके समझ में बात नहीं आ रही थी। वो ये समझे थे कि इसके बाद जो अगला इलेक्शन होगा तो पंजाब और KP में हमारी हुकूमत होगी और हमारी हुकूमत के दरिया अंदर, वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो उनकी जो गलतियां हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ग्राउंड पे आज अगर PTI के पास इलेक्शन सिंबल हो तो क्या पोजीशन होगी? इंपॉर्टेंट बात यह है, PTI ने पार्टी इलेक्शंस में जो गलतियां की हैं, बिल्कुल की हैं गलतियां, लेकिन क्या पार्टी इलेक्शंस की जो गलतियां हैं अब उनको मिलता है, नहीं मिलता? चॉइस क्या है आपका? वो नुक्ता ये उठा रहे हैं कि अगर आपने कानूनी तौर पर एक काम किया ही नहीं, आप कानून की खिलाफ वर्जी किए जा रहे हो, और सिर्फ ये बुनियाद बनाना कि ये आप इससे पहले चले जाए ना, इससे पहले चले जाए ना। आप मुझे बताएं कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत भी हैं, शर्मनाक भी हैं, आप 9 मई के वाक़यात, मैं बिल्कुल उसको उसी तरीके से देखता हूँ जिस तरह कराची में 22 अगस्त के बाद 22 अगस्त का केस आज तक चल रहा है और कुछ नहीं पता कि वो जिसको चाहते हैं आप 22 अगस्त में उठा के धर देते हैं। तो जब आप पोलिटिसाइजेशन ऑफ इशू करते हैं, कि आप 9 मई को जब पोलिटिसाइज करते हैं, तो अब आप सिर्फ कागजात नामजदगी के मेरिट पे होना ना होने मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या उसके बाद से PTI कोई कैंपेन कर सकती है, क्या कोई कॉर्नर मीटिंग कर सकती है, क्या कोई जलसा कर सकती है। अगर ये सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं और पूरी A टीम के कागजात, चले इमरान खान की गलती थी, उनके हो गए हैं, क्या PTI की पूरी A टीम के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं, कि चौधरी परवेज़ राय से लेके इवन शेख रशीद से लेके हर चीज़ के, हर केस की सर, बट वो हमने क्या इंडिविजुअली देखे उनके कागजात के ऊपर क्या क्या एतराज़ है? बात कह रहा हूँ ना मैं, तो एक सवाल
यही कह रहा हूं ना कि एक साइड के ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। बट मैं ज्यादा कंसर्न इसलिए हूं क्योंकि आज जब तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन लोगों ने जो अलेज किया है, उसके अंदर यही सवाल अदालत ने पूछा उनसे कि आप बताएं तो सही कि आपके कौन कौन से जो हैं रहनुमा उनके पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, क्या वजूहात है क्या नहीं है। तो कुछ वाज़ेह जवाब दे नहीं सके पीटीआई वाले। वो क्यों नहीं दे सके? बाद में अपेरेंटली लतीफ़ खोसा साहब के मुताबिक बाद में कोई जवाब उन्होंने दायर किया, उस वक्त अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। क्यों है ये मसला? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो अबूरी रिलीफ दिया गया था वो वापस हो गया है। रीमा, आपने उमर को सुना होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग राय है उमर की, और बुनियादी उसका नुक्ता ये है कि हम यहाँ पर तीनों अभी आपने भी, सलीम साफ़ी साहब ने भी कुछ, और मज़हर साहब ने भी बात की, गुंजाइश निकलनी चाहिए थी। अगर कानूनी तौर पर कोई बार बार डिफंक्ट कर रहा हो, कोई कंप्लाई ना कर रहा हो, तो फिर रिलीफ की कितनी गुंजाइश बनती है? और ये सिर्फ इस केस में नहीं, हम देख रहे हैं आज जैसे अभी इलेक्शन कमीशन पर जो तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाया गया, उसके अंदर भी ग्राउंड इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ पर रही है? अलीना, मैंने तो गुंजाइश का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। मैंने तो क्लियरली ये कहा कि कानून में एम्बिग्विटी है, कानून में इबहाम है। जब आप किसी स्टैट्यूट को पढ़ते हैं, इस इंस्टेंस में इलेक्शंस एक्ट है, तो आपको फंडामेंटल राइट्स को सामने रख के उस स्टैट्यूट को पढ़ना होता है। मेरी नज़र में ये एम्बिग्विटी है, इससे सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी देनी चाहिए कि क्या इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में इरेगुलरिटीज को बुनियाद बना के इलेक्शन सिंबल एलोकेट ना करें, या सुप्रीम कोर्ट इसको रीड डाउन करता है और कहता है कि आर्टिकल 17 जो है फंडामेंटल राइट है, उसको नजर में रख के अगर हम ये पढ़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है। तो ये कहना कि आप पीटीआई को रिलीफ दे दें जो कानून के दायरे से बाहर है, ये तो मैंने आगे नहीं किया। मेरी नजर में इलेक्शन एक्ट को मुख्तलिफ तरह से पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई इरेगुलरिटीज नजर आती हैं तो वो सर्टिफिकेशन ना देके इलेक्शन सिंबल जो है वो विदहोल्ड कर सकता है, ये नहीं लिखा। एम्बिग्विटी है। एक और इसकी रीडिंग हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन एक मेयर पोस्ट ऑफिस है, और अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते तो वो फाइन कर सकता है पार्टी को, लेकिन इलेक्शन सिंबल विदहोल्ड नहीं कर सकता। ये भी एक रीडिंग है, तो कानून में भाम है। दूसरी बात ये, इसलिए मैं बार बार इस शो पे कहती हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत एम्बिगुअस है, वो बहुत, उससे कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हो। तो बेहतर है कि आपके साथ जो इंडिविजुअल केसेस में गैर कानूनी जो इक़दाम है वो हो रहे हैं, आप वो पॉइंट आउट करें और उसमें आप कानून के आइन के दायरे में रह के रिलीफ मांगें, वो आपका हक है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं या चाहे आप सियासी जमात हैं। इसको ये कहना कि एक तरह से कुछ फैसिलिटेट किया जा रहा है पीटीआई को या उनके फॉर्मर या चेयरपर्सन को, ये कहना गलत है। हर एक का हक है कि वो कानून और आइन जो है उसमें जो उनको प्रोटेक्शन है वो उन्हें मिले, लेकिन जब आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ये रिलेटिव बना देती है चीज को कि किसी और के साथ जो हो रहा है वो आपके साथ क्यों नहीं हो रहा। फिर उसमें जो मुश्किलात आज सुप्रीम कोर्ट में फेस की पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन वाले केस में, वैसा आपको फेस करना होता है। आखिरी बात अलीना, पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि सिर्फ पॉपुलर सॉवरेंटी, जो मज़हर साहब बात कर रहे थे, सिर्फ वो आपको जमहूरियत नहीं बनाता। आइन जो है वो कुछ लिमिटेशन भी हुक्मरानों पे, हुकूमत पे डालता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का हिस्सा है। प्रोसीजरल और इंस्टीट्यूशनल जो कुछ स्ट्रक्चर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का हिस्सा है। फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो अब पाकिस्तान में ये कहना कि मेजॉरिटेरियन रूल या टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, एटलीस्ट पाकिस्तान में उस तरह की जमहूरियत नहीं है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। तो उमर के जो एतराजात थे, मेरा ख्याल है वो आपको आइन में ही उनका हल ढूंढना है। एक पॉपुलर पार्टी, उनके लीडर पॉपुलिस्ट है, बहुत बार हमने भी इस शो में बात की है कि इश्यूज है, लेकिन आपको जो हल है वो आइन में रह के ही तलाश करना है। आप उस पार्टी को
खत्म नहीं कर सकते गैर कानूनी गैर आईनी तौर से। ये मेरी जो मेरा पॉइंट है वो ये है। जो आपने शुरू में कहा कि मैं कह रही थी कि गुंजाइश दे दें या रिलीफ दे दें। अच्छा, मेरा ख्याल है उमर का मुद्दा ये था, मैं उनके पास वापस जा, ठीक है क्लैरिफाइड। लेकिन एक और चीज़ जो मेरा ख्याल है उमर कहना चाह रहे थे, मैं उनके पास दोबारा भी जाती हूँ, वही कहना चाह रहे थे कि एक पार्टी जब खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रही है और लूप होल्स दे रही है कानून की खिलाफ वर्जी करके, तो फिर हम जब एक्सपेक्ट करें कि उनके लिए कुछ गुंजाइश हो या उनको, तो आई थिंक ही वॉज रेजिंग दैट पॉइंट। बट एक सेकंड रुकिएगा, मैं चाहूंगी उमर अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करे, बट मज़र साहब वांट्स टू ऐड समथिंग फर्स्ट। देखिए, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि हम पॉपुलर लीडर को आउट करना, किस तरीके से आउट करना है, लीगली आउट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनली आउट कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम सबको पता है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल भी कौन डिफ़ाइन करता है। पाकिस्तान में जिस तरीके से डेमोक्रेसी चलती है, जिस तरीके से पार्टीज़ बनती हैं, जिस तरीके से हुकूमत बनती हैं, जिस तरीके से हुकूमत तोड़ी जाती हैं, पॉपुलर लीडर मैटर नहीं करते पाकिस्तान में। पॉपुलर लीडर को फांसी चढ़ा दी, क्या किसी ने क्या कर लिया? तो जनरल प्रिंसिपल होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी। की तो आप ही बात कर रहे हैं। नहीं, आप बताएं ना कि नहीं, तो मैं तो एक जनरल प्रिंसिपल, लेकिन जिस मुल्क में यहाँ क्या 8 फरवरी का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है? आप बताएं कि अगस्त में एक हुकूमत खत्म हुई है। वो मेरा ख्याल है यही कहना चाह रहे थे कि कोई रूल बुक होती है, तो रूल बुक तो किसी एक पार्टी पर थोड़ी अप्लाई होती है। रूल बुक तो नंबर गेम पर पूरे अप्लाई होती है ना, किसी एक पार्टी को थोड़ी करते हैं। मैं चाहती हूं पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो। साफी साहब, आप कहना चाहेंगे? मैं उमर से पहले जवाब लूं। जी उमर साहब चले। सर, वो इखलाकी पॉइंट के ऊपर आपका जवाब आई एम श्योर उमर भी सुनना चाहते हैं, बट चले हम उमर को मौका देते हैं। मैं दे दूंगा जवाब, उमर कहना चाहते कुछ। अलीना, देखें, हमारा जो है ना, मेरे ख्याल है कि हमारे कुछ ना कुछ चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक होना चाहिए जी। जिस तरह अगर हम 12 अक्टूबर 1999 की बात करें और जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आई है, क्या दो एक चीज़ें हैं? एक चीज़ें नहीं हैं। हम ये बात करते हैं जी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम जब 12 अक्टूबर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि गैर आइनी तरीके से एक जमहूरी हुकूमत पर शब-ए-खून मारा गया, यही बात करते हैं ना। अच्छा, उसमें हमारा पॉइंट क्या होता है? हम ये कहते हैं कि जो भी चीज़ करनी है वो जो आपके पास एक सेट रूल्स हैं, आपने उसके अंदर रहते हुए करनी है। अब मुझे बताएं कि इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक एतमाद आई है, इन दोनों का हम आपस में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या वो आइन के तहत नहीं आई? क्या उसमें सियासी जमातें शामिल नहीं थी? ठीक है, बल्कि उसको रोकने की जो कोशिश की वो गैर आइनी तरीके से की गई। ठीक है, जिसको आगे सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एक्शन लिया, जिस पर नोटिस लिया। अब हम इलेक्शन की तरफ आते हैं कि क्या हम एक पार्टी, हम एक बात कर रहे हैं कि यानी कि अगर हम ये करें जी कि एक पॉपुलैरिटी को एक म्यार रख लें, तो फिर तो कोई कल ये कहेगा जी कि फलां बार बड़ी पॉपुलर है, वो आए दिन जो तोड़फोड़ करे वो इलेक्शन भी जीत जाए। यानी कि वो इलेक्शन के लिए रूल्स रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप जो है नहीं, वो पॉपुलर पार्टी है। मैं तो ये कहता हूं कि आप कोई चीजों पर इत्तेफाक करें और कम से कम हम जिस चीज पर इत्तेफाक कर सकते हैं, हम कोई रूल्स ऑफ गेम ही तय कर लें। हम कह सलीम साफी साहब की रेटिंग बड़ी आती है, उनको वजीर आज़म बना दे, वो बड़े पॉपुलर है। मजहर अब्बास साहब प्लीज मुख्तसर रखते हैं जरा, ताकि हम जल्दी से इसको कर सकें। नहीं, चीमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि 12 अक्टूबर का इक़दाम बिल्कुल गैर आइनी था। जो 8 मार्च की अदम एतमाद की तहरीक थी वो बिल्कुल आइनी थी। लेकिन क्या आप और मुझे पता है कि जिन जमातों ने अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट किया, क्या उन जमातों ने अपनी ख्वाहिश पर यह किया? आप और हमको नहीं पता कि उन जमातों पर कहाँ से दबाव था कि किस पार्टी को आपने वो करना है। वही पार्टियाँ 3 महीने तक जो है इमरान खान की अलाई थी, फिर किसके कहने पर उन पार्टियों ने, मैं उस गेम की बात कर रहा हूँ। बाकी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली थी, कॉन्स्टिट्यूशनली हटा दिया। हाँ, मैं इसका, मेरी ख्याल है कि हमारी पहले इस पे वैसे फोन पर भी बात हुई है। अच्छा, और मैं जो आपको बात कर रहा हूं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कर रहा हूं। एक तो यह है कि वो पार्टियां किसी दबाव में नहीं थी, इमरान खान ने उनका जीना हराम किया हुआ था।
लिहाजा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई, जो उसको इमरान खान को प्रोटेक्ट करते थे वो साइड पर हुए और उन्होंने आके दबोच लिया। बाकी जो उसके साथ पार्टियां थी वो भी कोई इमरान खान के हुस्ने सलूक से को बहुत ज्यादा मुतासर नहीं थी। अगेन जिस तरह इन्होंने अभी अपॉर्चुनिटी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 22 अपने उनके लोग थे वो भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं थे। उमर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी और जो उसको पास करने का सारी था, उसमें कहीं जनरल बाजवा या जनरल फैज का कोई रोल नहीं था? ओके सर, इनके ये बात अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो ने ऑन दी रिकॉर्ड बात की है कि बाजवा हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप इसके खिलाफ तहरीक एतमाद ना लाएं, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी सपोर्ट कर रहे होते तो हमारे पास तो ना आते। इसका क्या मतलब था फिर, अगर हमने यही लोगों के बयानात पर? अच्छा, फिर उसके बाद भी काफी हुआ। अब अगर आप लोग मुझे अलाउ करें, सलीम साफी साहब, सर कंक्लूडिंग वर्ड। देखिए, ये जो अखलाकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा था, तो शायद वो ऐसे जो मैं सही उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। मेरा ये मतलब नहीं था कि कोई बुनियादी अखलाकियात का तकाजा ये है कि उनको ये काम करने दिया जाए, लेकिन मैंने ये अर्ज़ किया था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार सियासत है, जिस तरह के अभी मज़हर साहब उसको जैसे हमारे मेहरबान हैं, तो मैंने उस हवाले से बात की थी। बाकी तो देखें, ये जमहूरियत के लिए सिर्फ ये वोट डालना और इलेक्शन के ज़रिए ये सिर्फ शर्त नहीं है। जिस तरह अभी उमर ने एक किताब की मिसाल दे दी कि वो ये कहते हैं कि भाई पार्टियों के अंदर भी ये कुछ होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब और उनके साथियों को तो एक गलत आदत पड़ी हुई थी लाडले होने की वजह से, और वो कानून शिकनी के आदी हो गए थे। उनको इस्टेब्लिशमेंट ने इतनी सरपरस्ती की, मसलन उसने पीटीवी पे हमला किया, पीटीवी को बंद किया, उससे किसी ने पूछा तक नहीं। इसी तरह उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में धरने दिए, उसमें लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल दी, उससे किसी ने पूछा नहीं। वो उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, बिजली का बिल जलाए, उनसे किसी ने पूछा नहीं। उन्होंने हमारे इस दफ्तर को चकनाचूर किया, पत्थर बरसा कर, उनसे किसी ने पूछा नहीं। फिर उनके खिलाफ पार्टी फंडिंग केस वो कई सालों से चल रहा था, लेकिन उसको इस्टेब्लिशमेंट ने चलने नहीं दिया, वरना बहुत पहले ये काम हो जाता। फिर पिछले इलेक्शन में उनके लिए बाकी तमाम पार्टियों के हाथ पांव बांधे गए। उनको इसी तरह उस वक़्त वो पॉपुलर थे, उन पॉपुलर लीडरों को मैदान से आउट किया गया, उनको इक़्तिदार दिलवाया गया। फिर उन्होंने अपने एक एक मुखालिफ को, वो मीडिया में हो, वो सियासत में हो, उसको वो दबोचते रहे और उनको इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती हासिल थी। ये जो कुछ फिर मार्च में जो अदम एतमाद का भी हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि मैं इन दोनों के दरमियानी बात करना चाहूँगा कि उनको हुकूमत दिलवाई भी इस्टेब्लिशमेंट ने थी और वो हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के सहारे चल भी रही थी। उस इस्टेब्लिशमेंट ने वो बेसाखियाँ उनसे हटा दी तो वो दड़ाम से गिर गई। तो इस लिहाज से मज़हर साहब की बात भी ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, और उमर चीमा की बात भी ठीक है। अब उसके बाद वो लाडलेपन की आदत उनको इतनी पड़ गई थी, मसलन ये पार्टी इलेक्शन जब उन्होंने एक मरतबा किया, आपने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का किरदार यहाँ पर अदा किया है उमर और मज़हर साहब के दरमियान में। हमारे पास शो में आज टाइम अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया है, इसको हम आने वाले दिनों में फिर उठाएंगे क्योंकि ऑनगोइंग मामला है। अब देखते हैं आगे किस तरह से चलता है मामला, हम इसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।